कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है हमारे फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि आपके 5 पेपर्स हो चुके हैं। अब बारी आती है लास्ट पेपर की, जो कि आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आज की वीडियो डाली है। इसमें आप लगभग 35 क्वेश्चंस करोगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर जाओगे तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सिर्फ देखना नहीं होता, उसको समझा भी करो, याद भी करा करो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपकी सोशल साइंस फाइनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पेपर से होने वाली है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, और इसी में से ही आपके पेपर में आने की संभावना है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपके लिए बनाए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, क्वेश्चन आंसर्स याद करना जो मैं करवा रही हूँ, तभी आपके एग्ज़ाम में पेपर नंबर आएंगे। वरना आप ऐसे ही वीडियो देख के चले जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। अच्छे से समझा करो क्वेश्चंस को और तब आंसर उसका लिखा करो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे नेशनल राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, उनमें से किसी 2 का नाम लिखिए। राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं बेटा? राष्ट्रीय पर्व वो त्यौहार होते हैं जो हम पूरे राष्ट्र में मिल के बनाते हैं। मतलब उसको कोई एक जाति के लोग नहीं सेलिब्रेट करते, बल्कि इंडिया में रह रहे, भारत देश में रह रहे सभी लोग उसको मिलजुल कर मनाते हैं, एक साथ मनाते हैं, खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। तो ये कौन कौन से हैं बेटा? तो ये है हमारे बेटा, एक तो आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो सब मिलकर, स्कूल में भी, ऑफिसेज में भी, हर जगह रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक है हमारा इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। रिपब्लिक डे वो दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार होके उस दिन लागू हो गया था। और इंडिपेंडेंस डे वो दिन है जिस दिन हम अंग्रेज़ों की से गुलामी से आज़ाद हो गए थे। तो ये 2 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, लिख लेते हैं। फर्स्ट है रिपब्लिक डे। कब सेलिब्रेट करते हैं हम रिपब्लिक डे को? 26 जनवरी को। और दूसरा है इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड। बताइए, हमारे देश का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? अच्छा, बन के तैयार तो ये नवंबर में हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था बेटा 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बन के कब तैयार हुआ था? मैं वैसे जनरली बता रही हूँ आपको, ओरली। ये बन के तैयार हुआ था नवंबर 1949 में। कब हुआ था? नवंबर 1949 में। लेकिन लागू करने के लिए हमने ये दिन चुन रखा था 26 जनवरी 1950, जिस दिन के बाद हम इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करने लगे? रिपब्लिक डे के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करने लगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी रूल बुक है, जिसमें सारे के सारे हमारे नियम कानून लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपिंग ऑफ क्रॉप्स। वो कौन सा त्यौहार है जो फसलों की पकने पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? वो कौन कौन से त्यौहार हैं जो अलग अलग स्टेट्स में जब फसलें पक के तैयार हो जाती हैं, उनकी खुशी मनाने के लिए वो त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो वो कौन कौन से त्यौहार है बेटा? चलिए लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेटा केरला में। फर्स्ट जो फेस्टिवल है जो फसलों की पकाई पर, मतलब जब बन के तैयार हो जाती है, फसल पक जाती है बिल्कुल, तब उनकी खुशी के उसमें आगमन में जब जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो है पहला ओणम, जो कि केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है आपका बैसाखी।
जो कि पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है तीसरा बिहू, जो कि असम के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो त्यौहार हैं जो कि हम जब हमारी फसलें बन के तैयार हो जाती हैं, कटने के लिए रेडी हो जाती हैं, तब हम ये सारे के सारे त्यौहार अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओणम कहाँ पे? केरला में, बैसाखी पंजाब, बिहू असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डेज पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? बताओ, पोंगल नाम का त्यौहार जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आपका तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है बहुत ही खुशी के साथ। वो कितने दिन तक चलता है? वो त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? बताओ ज़रा। पोंगल त्यौहार जो कि तमिलनाडु के लोग मनाते हैं, जो कि तमिलनाडु स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, वो कितने दिन तक चलता है? तो वो कितने दिन तक चलता है? वो चलता है आपके 4 दिन तक। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पहले तो पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। और कितने दिन तक चलता है? 4 डेज़, 4 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्री इज़ वर्शिप्ड इन सरहुल एंड इन विच स्टेट सरहुल इज़ सेलिब्रेटेड? सरहुल नाम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है एक तो, और इसमें किस ट्री की, इसमें किस पेड़ की पूजा की जाती है, उसका नाम बताइए। सरहुल नाम का त्यौहार एक जनजाति मनाती है बेटा। जो जनजातियाँ होती हैं वो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है, और ये त्यौहार झारखंड के लोग, झारखंड की अलग अलग जनजातियाँ सेलिब्रेट करती हैं। और इसमें किस पेड़ की पूजा प्रार्थना होती है? इसमें बेटा साल के पेड़ की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो चलिए लिख लेते हैं आंसर। पहली बात, सरहुल जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड की जो जनजातियां हैं अलग अलग, वो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं। और इसमें कौन सा पेड़ पूजा जाता है? साल ट्री इज़ वर्शिप्ड इन सुरहल। इस त्यौहार में साल पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में जनजातियाँ सेलिब्रेट करती हैं। और किस पेड़ की पूजा की जाती है? साल पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द इंडियन नेशनल गेम? हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे खेल से प्रसिद्ध हुआ हमारे देश से प्रसिद्ध हुआ एक ऐसा खेल जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, वो खेल कौन सा है? बताइए, वो नेशनल गेम कौन सा है हमारे इंडिया का? तो हमारे इंडिया का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। क्या है? हॉकी। हॉकी इज़ द इंडियन नेशनल गेम। हॉकी इज़ द इंडियन नेशनल गेम। ठीक है, क्रिकेट नहीं है बेटा, हॉकी है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच गेम्स आर प्लेड फॉर सेल्फ डिफेंस? ऐसे कौन से खेल हैं जो कि खेले जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए? वो कौन कौन से गेम हैं, वो कौन कौन से खेल हैं जो कि खेले जाते हैं? तो अपनी आत्मरक्षा के लिए खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? पहला जूडो कराटे। कौन सा है? पहला जूडो कराटे। दूसरा कुंग फू, जो कि जापान के लोग खेलते हैं, जापान या चाइनीज़ वगैरह। और तीसरे मार्शल आर्ट गेम्स। मार्शल आर्ट गेम्स। तो ये 3 तरीके के गेम हैं। पहले जूडो कराटे, दूसरा कुंग फू और तीसरा मार्शल आर्ट गेम, जो कि खेले जाते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए।
था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने कौन से गेम्स देखे, सेल्फ डिफेंस के, आत्मरक्षा के जो गेम्स होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए खेलना पसंद करते हैं या जिनको सीखते हैं हम, वो कौन कौन से गेम हैं, जूडो, कराटे, कुंग फू और मार्शल आर्ट के गेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी प्लेयर्स इन दीज फॉलोइंग गेम्स। अब यहाँ पे कुछ गेम्स लिखे हुए हैं, 6 गेम हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, चेस, हॉकी। ये 6 गेम्स के हमें प्लेयर्स बताने हैं कि एक टीम में या जो गेम 2 के बीच खेला जाता है वो उस तरीके से मैं बताऊंगी कि कितने प्लेयर्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं बेटा। फुटबॉल के मैच में आपके एक टीम में 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है, 2 टीम होती हैं और हर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 होते हैं। सेकंड, ये भी 2 टीम के साथ खेला जाता है, अकेली टीम तो नहीं खेल सकती ना आपस में, 2 टीम बनती हैं, एक तो खुद की और एक अपोजिशन में जो। तो इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, इसमें होते हैं 6 प्लेयर्स होते हैं हर एक टीम में, 6 प्लेयर्स इन ईच टीम। 2 टीम होती है और हर एक टीम में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, 6 होते हैं और इसमें 11। ये भी 2 टीम का है। क्रिकेट भी 2 टीम मिलके खेलती हैं। क्रिकेट जो 2 टीमों के बीच खेला जाता है उसमें भी कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं इन ईच टीम। ठीक है। नेक्स्ट, कबड्डी, कबड्डी भी 2 टीम के बीच खेला जाता है और कबड्डी में जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं इन ईच टीम। चेस, चेस 2 प्लेयर्स के बीच खेला जाता है, 2 टीम्स नहीं होती, 2 प्लेयर्स होते हैं, तो 2 प्लेयर्स होते हैं इन मैच। पूरे मैच को खेलने के लिए 2 प्लेयर्स होते हैं, टीम नहीं होती है इसमें। हॉकी, हॉकी को खेलने के लिए 2 टीम होती हैं और हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं इन ईच टीम। ठीक है। फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल में 6, क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, चेस में 2 और हॉकी में 11। आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो यही पूछेगा कि कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11। एक टीम में कितने होते हैं, 6 वॉलीबॉल में, क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, चेस में 1। इसमें चेस में वो टीम नहीं पूछेगा, वो कहेगा चेस कितने लोगों के बीच खेला जाता है। तो चेस कितने लोगों के बीच खेला जाता है, 2 के। और हॉकी की एक टीम में कितने मेंबर होते हैं, 11। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज नोन एज द मैजिशियन ऑफ द हॉकी। हॉकी के महान कलाकार या महान जादूगर किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, जो हॉकी के महान रथी हैं, जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं हॉकी में, और उन्हीं के नाम से आज हॉकी का जो प्राइज़ दिया जाता है वो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो वो कौन थे, वो थे मेजर ध्यानचंद। कौन थे, मेजर ध्यानचंद। और आज इन्हीं के नाम से हॉकी का जो अवार्ड दिया जाता है, जो प्राइज़ दिया जाता है, वो इन्हीं के नाम से वो शील्ड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्वनाथ आनंद इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ डैश गेम। जो विश्वनाथ आनंद थे वो किस गेम को खेलते थे और किस में वो बहुत ही फेमस हुए थे, वो किस गेम को खेलते हुए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, उन्होंने उस गेम में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की थी। तो कौन सा गेम है जो विश्वनाथ आनंद खेलते थे, कौन सा गेम खेला गया उनके द्वारा जो गेम खेला गया वो था चेस। तो विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं चेस गेम से, शतरंज के गेम से। इसको हिंदी में शतरंज कहा जाता है। ठीक है। इसमें 16 ब्लैक होते हैं और 16 वाइट होते हैं। ठीक है। तो इस गेम में कौन महान थे, विश्वनाथ आनंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
नेम द थ्री मेन बॉडीज़ और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाने के लिए जो तीन हिस्से लगते हैं, जो तीन बॉडीज़ लगती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो दो तीन पार्ट हैं जो गवर्नमेंट को बनाते हैं, जिनसे मिलके गवर्नमेंट बनती है हमारे देश की। वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं बताइए। तो वो कौन कौन से तीन हिस्से हैं? वो है फर्स्ट लेजिस्लेटिव, फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। ये तीन मेन पार्ट्स हैं किसी भी गवर्नमेंट को बनने के लिए। इन तीनों से ही मिलके क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है। ये तीनों ही मिलके क्या करती हैं? सरकार बनाती हैं, और इन्हीं से ही सरकार और एक देश चलता है। जैसे लेजिस्लेटिव का काम होता है रूल्स बनाना, टू फॉर्म लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इन्फोर्स द लॉ इन द सोसाइटी, सोसाइटी में उन कानूनों को लागू करना। और जुडिशरी, लास्ट में जो जुडिशरी होती है, उसका काम होता है किसी भी कानून को तोड़ने या उसको समझाने के लिए कोई ना कोई रिज़ल्ट देना, मतलब उस पर अंतिम फैसला देना, उसकी सज़ा सुनाना या उसमें बदलाव के लिए फ़ैसला सुनाना। लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को जनता तक पहुंचाती है, और जुडिशरी देखती है कि कानूनों का यूज़ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तीनों से मिलके क्या बनती है? हमारी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ये तीन मेन पार्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ इन डैश स्टेट। हमारे देश का सबसे सर्वोत्तम जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, जहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, वो किस स्टेट में है? वो कौन से राज्य में है या कौन सी यूनियन टेरिटरी में है बात कहें तो वो कौन से राज्य में है? वो है हमारी दिल्ली स्टेट में। दिल्ली राज्य में हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। वो हमारे देश के राजधानी दिल्ली में है। हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमारे हमारे देश का संविधान बना रहे थे, तो जो संविधान बनाने के लिए जो बैठक बनाई गई थी, जो असेंबली बनाई गई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे वो बताइए कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, जिन्होंने पूरी संविधान की असेंबली बनाई और संविधान को बनाना शुरू किया। तो वो कौन थे? जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को, BR अम्बेडकर को। तो वही हमारे प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने इस सभा को अच्छे से चलाया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया था। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब हम पे ब्रिटिश सरकार का राज था, जब हमें गुलाम बना लिया था ब्रिटिश सरकार ने, उस टाइम उनकी जो सबसे पहली कैपिटल, सबसे पहली राजधानी थी इंडिया में, उन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था सबसे पहले भारत में, वो सिटी कौन सी थी? किस सिटी को उन्होंने अपना सबसे पहला केंद्र बनाया था व्यापार के लिए, या अपने देश जो सामान भेजते थे हमारे देश को लूट कर, उसमें सबसे पहला केंद्र कौन सा था? कहाँ से वो सारी चीज़ें देखते थे, कहाँ सारा का सारा वो ऑफिस उनके बने हुए थे? तो वो कौन सी सिटी थी जहाँ से वो सारे काम देखते थे? वो थी कलकत्ता सिटी, वो थी कलकत्ता। उस टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, आज हम कोलकाता बोलते हैं।
तो कलकत्ता उन्होंने सबसे पहली अपनी कैपिटल बनाई थी जब उन्होंने हम पे शासन करना शुरू किया था, जब उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। उसके बाद जब वो हमारे देश को लूट रहे थे तो वो अपना केंद्र बना चुके थे, अपना एक सेंटर बना चुके थे जहाँ से वो सारा का सारा सामान अपने देश पहुँचाते थे। तो वो केंद्र उन्होंने सबसे पहला कलकत्ता सिटी को बनाया था, कलकत्ता शहर को बनाया था। ठीक है, और कलकत्ता शहर को क्यों बनाया था? क्योंकि नई नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। और नदियों पहले क्या होता था, पहले एयरप्लेन का इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। पहले पानी के रास्ते से ही चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी या रेल के द्वारा। तो एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के लिए रेल का तो उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो था ही नहीं। तो ये पानी के द्वारा पानी के जहाज़ के द्वारा सारा का सारा सामान इंडिया से लेके वहाँ अपने देश इंग्लैंड में पहुँचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ नेशनल सिंबल्स हैं यहाँ पे, नेशनल सिंबल्स तो हमें यहाँ पे बताने हैं इनके नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं। जैसे नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल बर्ड किसको बोलते हैं हम, नेशनल एंथम किसको बोलते हैं, हमारे देश का नेशनल फ्लावर क्या है और नेशनल फ्रूट क्या है, उन सब के हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करें नेशनल सॉन्ग की। हमारे देश का जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? तो हमारे देश का जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बर्ड। अब बताइए हमारे देश का नेशनल बर्ड क्या है? नेशनल बर्ड है पीकॉक। क्या है? पीकॉक, मोर। अगला नेशनल एंथम बताइए। देखो नेशनल सॉन्ग पता चल गया वंदे मातरम, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में कि वंदे मातरम क्या है और जन गण मन क्या है। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और नेशनल एंथम जो आप प्रेयर के एंड में करते हो वो क्या होता है? हमारा नेशनल एंथम होता है जो कि आपका है जन गण मन। जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग था हमारा वंदे मातरम। फिर है हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। क्या है? लोटस। नेशनल फ्रूट, फल कौन सा है हमारा राष्ट्रीय? राष्ट्रीय फल है फलों का राजा मैंगो, जिसको हम फलों का राजा भी बोलते हैं, वो है मैंगो। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हु रोट आवर नेशनल एंथम। अभी हमने बात की पीछे नेशनल एंथम क्या है हमारे देश का। हमारे देश का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। अब बात करते हैं कि ये किन्होंने लिखा है, जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया है। तो किन्होंने लिखा है इसको? इनको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किन्होंने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा है। हमारा नेशनल एंथम किन्होंने लिखा था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और नेशनल एंथम है क्या? जन गण मन। जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम वेयर वॉज आवर नेशनल एम्बलम टेकन। हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जो आप चिन्ह देखते हो ना, शेर छपे होते हैं, वो कहाँ से लिया है हमने? वो जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो हमने कहाँ से लिया है? तो वो कहाँ से लिया है हमने? तो वो लिया है बेटा हमने अशोका पिलर से। कहाँ से लिया है? अशोका पिलर से। आवर नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम अशोका पिलर। अशोका का एक पिलर है, एक स्तंभ है, वहाँ से हमने इस नेशनल एम्बलम को लिया है। और इस नेशनल एम्बलम का चिन्ह आपने देखा होगा, इधर शेर दिखेगा, सामने की तरफ शेर दिखेगा और एक इधर दिखेगा, बल्कि एक पीछे भी होता है। 4 शेर होते हैं बेटा टोटल। इसमें कितने शेर होते हैं, कितने लाइन्स होते हैं? 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा सेम। हाउ मैनी लायंस आर देयर इन अशोक पिलर। उस अशोक पिलर में कितने लॉयंस हैं? कितने लॉयंस होते हैं हमारे उस अशोक पिलर में? उसमें होते हैं टोटल
4, 4 लोयन होते हैं, 3 नहीं होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 लोयन होते हैं क्या, तो आप उसको रॉन्ग करोगे कि वो गलत है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डैश कलर ऑन आवर नेशनल फ्लैग सिम्बलाइजेज सेक्रीफाइस। वो हमारे तिरंगे का कौन सा रंग है जो कि शो करता है सेक्रीफाइस को, त्याग को, जो कि त्याग को हमें शो करता है। तो वो कौन सा कलर है? कौन सा कलर है जो त्याग को शो करता है? वो है आपका ऑरेंज कलर, जिसको आप केसरिया रंग भी बोलते हो। कौन सा कलर है वो है आपका ऑरेंज कलर या सैफरन, हम इसको बोलते हैं सैफरन कलर। सैफरन कलर ऑन आवर नेशनल फ्लैग सिम्बलाइजेज सेक्रीफाइस, केसरिया जिसको बोलते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमारे देश का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? जब हमारे देश में गिनती की जाती है नागरिकों की, तो उसमें सबसे पहले किन्हें गिना जाता है? किसके घर से शुरुआत होती है? बताओ, किसके घर से शुरुआत होती है? तो कौन है वो है हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन है? देश के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं वही हमारे देश के पहले नागरिक कहलाते हैं हर एक चीज़ में। मतलब जब कभी भी हमें कुछ भी करना होगा और वो पहले नागरिक से वो चीज़ शुरू होगी, तो पहले नागरिक कौन होंगे? प्रेसिडेंट। कौन होंगे? प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बिहू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में बिहू का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो बिहू फेस्टिवल है वो हमारे असम राज्य में, असम स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच रीजन ऑफ आवर कंट्री कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। हमारे देश का वो कौन सा भाग है, वो कौन सा एरिया है जिसको 7 बहनों के नाम से या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है? और इन शॉर्ट मैं बताऊं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो हमारे उत्तर पूर्व इलाके में पड़ती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया को, नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। इसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि 7 सिस्टर किस रीजन को बोला जाता है, तो किस रीजन को? नॉर्थ ईस्ट रीजन को, उत्तर पूर्वी इलाके को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नेम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विच आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। अभी मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो अब वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वो 7 स्टेट्स, वो 7 राज्य कौन कौन से हैं जिनको हम इस नाम से जानते हैं? तो वो नाम बताइए, वो कौन कौन सी स्टेट है जो 7 सिस्टर्स में इंक्लूड है? तो फर्स्ट असम, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश को राइजिंग ऑफ द सन भी बोला जाता है। मतलब जहाँ पे सूर्य उदय सबसे पहले होता है, ये वो स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सूर्य का उदय, सूर्य का आगमन सबसे पहले किया जाता है। थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ त्रिपुरा, सिक्स्थ नागालैंड एंड 7 सिक्किम। तो ये वो 7 राज्य हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी कहा जाता है और 7 सिस्टर्स के नाम से भी जो फेमस है। ठीक है, आया समझ में?
तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ये स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मैच करना है हमें। एक साइड कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड्स वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बताया गया है। तो पहले इस साइड के नाम पढ़ देती हूँ। भूपेन हजारिका, सचिन तेंदुलकर, जसपाल राणा, मैरी कॉम और बाईचुंग भूटिया। इधर उनके गेम्स दिए हुए हैं, जैसे फुटबॉल, बॉक्सर, सिंगर, क्रिकेटर और शूटर। तो ये कौन किससे मैच करता है वो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो हमें बिल्कुल पता है, आसान है जो सबसे, वो हम मैच करेंगे ताकि इजीली सारे हो जाएं। तो जैसे हमें पता है सचिन तेंदुलकर जी किससे जुड़े हुए थे? वो थे क्रिकेटर थे एक। तो सचिन तेंदुलकर जी के सामने सेकंड लगा देते हैं, इस तरीके से मैच। ठीक है। अब अगला नेक्स्ट है मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन थी? ये थी एक बॉक्सर, तो 4th। फिर है भूपेन हजारिका। ये कौन थी? ये थी एक सिंगर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये सिंगर है। सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। फिर है बाईचुंग भूटिया। ये कौन थे? ये थे एक फुटबॉलर, 5th। और जसपाल राणा एक शूटर, जो शूटिंग करते थे, मतलब निशानेबाजी करते थे। ठीक है। भूपेन हजारिका सिंगर, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, जसपाल राणा शूटर, मैरी कॉम बॉक्सर और बाईचुंग भूटिया फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। डू यू नो भूपेन हजारिका? क्या आप भूपेन हजारिका को जानते हो? यस। अब ये भी हमने देखा, वो एक सिंगर हैं और वो सिंगर कहाँ पे है? ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी इलाकों में वो गाना गाते हैं। तो यस, भूपेन हजारिका was the singer of ईस्ट रीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मैनी हाउसेज डज द पार्लियामेंट हैव? बताइए, हमारे संसद में, हमारे देश के पार्लियामेंट में, संसद भवन में कितने हाउसेज हैं या कितने सदन हैं? कितने सदन हैं पार्लियामेंट में टोटल? पार्लियामेंट में टोटल 2 हाउसेज हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, 2 सदन। और कौन कौन से हैं वो 2 सदन? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को हम राज्य सभा बोलते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं। ठीक है। ये लोगों की सभा और ये राज्य से चुने गए मंत्रियों की सभा। तो टोटल कितने हाउसेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट में? 2 हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज द पर्ल ऑफ ईस्ट? पर्ल ऑफ ईस्ट के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा देश है जिसको हम पर्ल ऑफ ईस्ट बोलते हैं? तो वो कौन सी कंट्री है? वो है कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका को पर्ल ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। श्रीलंका को पर्ल ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है। कोई किसी और कंट्री का नाम दे देंगे और कहेंगे क्या ये पर्ल ऑफ ईस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए पर्ल ऑफ ईस्ट किसे बोलते हैं? श्रीलंका को। तो श्रीलंका जब नाम आए तभी आप उसको टिक करना। अगर इसकी जगह कोई और नाम दे रखा है तो वो आंसर क्या होगा? गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राइट द नेम ऑफ द मेन कैश क्रॉप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो फसलें उगती हैं उस फसलों में से वो कौन सी फसल है जिसको कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल के नाम से भी जाना जाता है?
नकदी फसल वो फसल होती है बेटा जिसमें आप क्रॉप को बेचकर, आप फसल को बेचकर एकदम से पैसे आपको मिल जाते हैं। मतलब वो क्रॉप घर पे नहीं रखी जाती ज़्यादा यूज़ के लिए, उसको पूरी को मार्केट में बेचा जाता है। आप उसको खाने के लिए घर पे नहीं रख सकते थोड़ी क्वांटिटी से ज़्यादा, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं होगी, आप उसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाओगे। इसीलिए वो क्रॉप्स कैश क्रॉप हो जाती हैं, जिनको हम पूरी की पूरी मार्केट में बेच देते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, पैसे मिलता है। तो इसलिए उनको हम कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर जो व्यापार करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो श्रीलंका की वो कौन सी क्रॉप है जिसको कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जिसको नकदी फसल के नाम से जानते हैं? कैश क्रॉप को नकदी फसल बोला जाता है। तो वो कौन सी फसलें हैं? वो है आपकी टी क्रॉप। चाय की जो खेती है जो श्रीलंका में की जाती है वो वहाँ की कैश क्रॉप है, उससे वो पूरा का पूरा बेचकर पैसा हासिल करते हैं, नकद हासिल करते हैं, उसको वो घर पे नहीं रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ नेपाल? नेपाल में मनाया जाने वाला वो कौन सा त्यौहार है जो कि उनका राष्ट्रीय त्यौहार है, जो कि उनका राष्ट्रीय त्यौहार है? तो वो कौन सा फेस्टिवल है जो नेपाल में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से? क्वेश्चन नंबर 29 था, विच इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ नेपाल। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप ढूंढना और मुझे बताना कि नेपाल का नेशनल फेस्टिवल कौन सा है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीज़न ऑफ इंडिया इन 1947? जब हमारे भारत देश का विभाजन हुआ था 1947 में, 1947 में, तो बताओ किस देश का उस दिन बना था? वो कौन सा देश है जो उस दिन बना था हमारे इंडिया से डिवाइड होके, हमारे इंडिया से हटकर? तो हमारे भारत देश से जो देश हटकर बना था वो था पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिस दिन हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 में। तो ये पाकिस्तान कंट्री बनी थी आफ्टर द डिवीज़न ऑफ इंडिया इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ नेम द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल की राजधानी का नाम बताइए क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। कौन सी है? काठमांडू। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नेम द फेमस टेम्पल ऑफ द काठमांडू। जो ये कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी है नेपाल की काठमांडू, उसका जो फेमस टेम्पल है, जो उसका प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? सब लोग जब काठमांडू जाते हैं, नेपाल घूमने जाते हैं, तो काठमांडू उसकी राजधानी में जाते हैं, तो वो कौन सा टेम्पल वहाँ पे देखते हैं? वो किनका टेम्पल है? वो है पशुपति नाथ जी का टेम्पल। पशुपति नाथ टेम्पल, ये पशुपति जी का टेम्पल है, पशुपति नाथ जी का टेम्पल, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? वो भारत का कौन सा राज्य है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब सूर्य उगने की मातृभूमि बोला जाता है, जहाँ पे सूर्य उदय सबसे पहले होता है, सूर्य का आगमन सबसे पहले किया जाता है? वो कौन सी स्टेट है हमारे देश भारत की? तो हमारे देश भारत की वो कौन सी स्टेट है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। जैसे पर्ल ऑफ ईस्ट हम श्रीलंका को बोलते हैं, ऐसे लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वेयर डिड गौतम बुद्धा बोर्न? बताइए गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था इन द फॉरेस्ट ऑफ
इन द फॉरेस्ट ऑफ नेपाल, इन द फॉरेस्ट ऑफ लुम्बिनी इन नेपाल। लुम्बिनी राज्य के जंगलों में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन डिड पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम इंडिया? पाकिस्तान का विभाजन या पाकिस्तान हमारे भारत देश से कब अलग हुआ था? किस दिन वो अलग हुआ था हमारे भारत देश से? वो हुआ था बेटा 14 अगस्त 1947 में। 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। अब भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बन चुके थे। ठीक है, और भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त को। तो ये सारे क्वेश्चन से टोटल 35 क्वेश्चंस हमने किए इस वीडियो में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अभी जाके इस वीडियो को जल्दी से देखो और अपने पेपर की तैयारी करो। कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं, और मैंने बीच में कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दिए हैं। उनका आंसर आप कमेंट में मुझे कमेंट करना, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना, और तभी एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको ये याद भी करने पड़ेंगे। साथ के साथ कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।